नेक्स्ट है स्विफ्ट है क्या और कैसे रशिया को ये लिमिट कर रहा है अपनी इंटरनेशनल जो भी एक्सेसिबिलिटी है उसमें। देखो, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो हमें लगाने हैं कैसे भी करके, क्योंकि रशिया ने जिस तरीके से इन्वेजन किया है उसको एक बार दबाव में लाने के लिए। तो स्विफ्ट में बेसिकली एक ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। इसका मतलब ये हो गया कि दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनली अगर ट्रांजैक्शन होता है तो बैंकों के थ्रू होता है, और वो बैंक्स जो हैं, मान लो एक एक्स बैंक है जो कि यूएसए में ऑपरेट करता है, एक वाई बैंक है जो कि रशिया में ऑपरेट करता है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रेड होता है, तो इन दोनों के बीच में जो पेमेंट होगा वो पेमेंट से पहले एक वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ जी, वाई को जो आप पेमेंट कर रहे हो वो उसी यूज़र के लिए जा रहा है ना जिस यूज़र के पास में आपको पहुंचाना है, या जिस अकाउंट होल्डर के पास में पैसा पहुंचाना है। और एक्स के पास में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेल कौन कराएगा? स्विफ्ट। इससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने पॉसिबल हो पाते हैं। तो अब ये स्विफ्ट की एक्सेसिबिलिटी अगर जिस तरीके से रशिया के अलग अलग बैंक्स में बंद कर दी गई है ना, इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर रशियन बैंक्स अब ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। अभी तक अगर देखें तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसको स्विफ्ट से एक्सेसिबिलिटी बंद कर रखी है, और जिसकी वजह से जो फॉरेन ट्रेड था ईरान का वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था। और ऐसा ही कुछ अभी रशिया पर दबाव बनाने के लिए ये स्विफ्ट फैसिलिटी को भी बंद करने की बात की है, और इसमें अप्रूवल भी मिल गया है यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा। तो स्विफ्ट बेसिकली क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है जब कभी भी दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड हैं, अगर वो कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करना चाहे तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई मिडिल मैन की तरह काम नहीं करता। इस तरीके ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए कोई इस तरीके से नहीं होता कि हाँ जी मनी इसमें से मूव होती है। ट्रांजैक्शन होता तो दोनों बैंकों के बीच में, पर एक होता ना कॉन्फिडेंस दिलाना, वो। तो अगर हम देखें, फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली ये, राइट। 200 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता है, और लगभग 11,000 से ज़्यादा जो इंटरनेट बैंक हैं पूरे दुनिया में चलने वाले, उनमें 11,000 से ज़्यादा बैंक इस फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, मेन ऑपरेशन कहाँ से होते हैं? बेल्जियम से। और इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो 11 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ का है जो ओवरसी करते हैं, दैट मीन्स जो ऑपरेट करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। जिनमें और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, जिनमें जापान आप छोड़ दो जो कि ईस्ट एशिया में है। इसके अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और बेल्जियम खुद आ गया। बाकी यूएस और जापान, ये दो और ऐड कर दो। ऐसे टोटल 11 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं जो ऑपरेट करवाते हैं स्विफ्ट को, और ये लोकेटेड कहाँ पर है? स्विफ्ट मेन जो है वो बेल्जियम में। तो बेल्जियम का नाम इसीलिए आ रहा था। इम्पैक्ट क्या होगा? सीधी सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट आएगा सीधा। तो ऐसे में रशिया ने वैसे अपनी तरफ से इंटरनेशनली सैंक्शंस लगने के लिए प्रिपरेशन तो कर रखी थी कि अगर हम एग्रेशन दिखाएंगे यूक्रेन में तो हमें इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रशिया के पास में अगर अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें तो वो है लगभग $630 बिलियन के लगभग। ठीक है, तो ऐसे में मॉस्को को कॉन्फिडेंस तो है कि अगर सैंक्शंस थोड़े लंबे भी चलेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे पास में इतना है अमाउंट कि हम एक बार टाइम निकाल लेंगे। 2014 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया था ना, उस टाइम पर तो रशिया के पास में इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था, पर अब की बार तो रशिया ने पहले ये तैयारी कर ली। दूसरी चीज़, चाइना के साथ में जो टाइज हैं रशिया के, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव के तौर पे ऑलरेडी रशियन सेंट्रल बैंक ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, दैट इज सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। ठीक है, तो ऐसे में ये भी ऑप्शन रशिया जो है वो यूज़ करेगा। इसके आगे रशिया और चाइना के बीच में पहले से कॉपरेशन देखने को मिल रहा है जो भी ट्रेड होता है उसको लेकर के। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो है वो स्विफ्ट में जो बैन लगाया गया है रशियन बैंक्स पे, उनमें कुछ बैंक्स पर ही फोकस किया गया है। अभी 100% बैन नहीं लगाया गया है रशिया के सारे बैंक्स पे, कुछ बैंक्स को ही आइसोलेट किया गया है। पर वही चीज़ है कि अगर रशिया इस तरीके से एग्रेशन दिखाएगा तो लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात है कि क्या स्विफ्ट में
परमानेंट ही एक बार रशिया को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा रशियन बैंक्स को ट्रांजैक्शन लेने के लिए। पर वही चीज़ है कि अब देखने वाली बात है कि इन सैंक्शंस का क्या रशिया पे कोई असर पड़ेगा। वैसे हमने पहले एक आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि सैंक्शंस से रशिया पे या व्लादिमीर पुतिन पे इतना कोई असर पिछली बार भी देखने को नहीं मिला था, अब की बार भी कुछ खास लग नहीं रहा है। पर जो देखना था हमें वो हमने देखा। आगे चलते हैं अभी।